Dear students, good afternoon everyone. आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से, चित्रांश पब्लिक स्कूल खवई की ओर से आप सभी को सबसे पहले उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ग्रीन बोर्ड पे बना हुआ एक फिगर है, एक ड्राइंग है जो आपको एक वृत्त के आकार का दिख रहा है, लेकिन ये वृत्त ना होकर के ये पूरा पूरा एक पृथ्वी आपको यहाँ बनी हुई है। मानचित्र है जो मान लिया जाए, जिस चित्र को मान लिया जाए वो चित्र है। इसको हम पृथ्वी मान के चल रहे हैं। पृथ्वी हमारी बिल्कुल गोल नहीं है, वो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे खाई है, अलग अलग तरह के आकार है। लेकिन अगर पूरा उसको देखते हैं, पूरा हमारी पृथ्वी की जो मोटाई है ऊपर से नीचे तक का जो गोला बना हुआ है वो 13,000 किलोमीटर का है। कितने का है? लगभग 13,000 किलोमीटर का। ये 13,000 किलोमीटर का गोला है। इसमें कुछ चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे। जो पिछला वीडियो था आपका, जो पिछली क्लासेस थी आपकी, वो आप लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि कुल अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा को मिलाकर के 181 होती हैं। यही पढ़ा ना आप लोगों ने? और अगर भूमध्य रेखा को निकाल दिया जाए तो 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहें, अगर लास्ट में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और अगर उत्तरी ध्रुव की रेखाओं को अगर हम निकाल दें, क्योंकि वो बिंदु के आकार की हो जाती है, तो दो बिंदु और 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपने जाना कितनी होती है? वेरी गुड, 111.1 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। बेटा अगर आप दोहरा नहीं रहे हो, आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप गलती अपने साथ कर रहे हो। मत करो अपनी गलती अपने साथ, आप अपने साथ गलती मत करो, नहीं तो बाद में मक्खी गुड़ में गड़ रहे पंख रहे लगता है, हाथ मले और सिर धुने लालच बुद्धि बुलाए। बाद में हाथ मलना और सिर धुलना रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं। जानकारी आपको लेनी है, पढ़ाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप दुनिया में जितनी चीजें हैं उनकी जानने की इच्छा रखते। यह पृथ्वी है ना, जिस धरती पे आप रह रहे हो उसके बारे में आप जानना नहीं चाहते, ये कौन सी बात है? जिस घर में रह रहे हो उस घर के परिवार के बारे में आप नहीं जानते, या ना जानने की इच्छा हो आपको, घर के परिवार के बारे में न जानो, ये कितनी गलत बात है कि नहीं? चलो, आपने पढ़ा था कि इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया जाएगा, तो एक तरफ उत्तरी ध्रुव, एक तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ये पढ़ लिया आप लोगों ने। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर जो अक्षांश रेखा है इसे कर्क रेखा कहते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में, सभी लोग नोट डाउन करेंगे, समझ लीजिए। समझने के बाद आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में, पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया, आधा ऊपर की ओर और आधा नीचे की ओर। जो ऊपर की ओर है वो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल, और जो नीचे की ओर है वो साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। हमारे पृथ्वी यहां से, ये कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है कि पृथ्वी में खींची गई है, ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब आभासी रेखाएं। आभास कर लीजिए, 111.1 किलोमीटर मतलब 111 किलोमीटर और 100 मीटर पर प्रत्येक 111 किलोमीटर पर रेखाएं खींची गई हैं।
इससे और ऊपर चलते हैं हम तो 66.5 डिग्री पर पहुंचते हैं। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साढ़े 66 डिग्री, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो आप। 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी वही रेखा है, लेकिन ये दक्षिणी आधे भाग में है और ये वाली यहां से उत्तर के आधे भाग में। ये हमारी हो जाती है भूमध्य रेखा। आप लोगों ने पढ़ा है जमीन के मध्य में है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा हो जाती है, इसी रेखा पर हमारा भारत देश भी स्थित है। ये मकर रेखा हो जाती है, ये आर्कटिक वृत्त, और ये अटलांटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त और अटलांटिक वृत्त। आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज ध्यान दीजिए आप। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी पर तापांतर कैसे होता है। क्या पढ़ेंगे? तापांतर कैसे होता है। हर जगह का अलग अलग तापमान होता है, कहाँ पर कैसा होता है, इस चीज को आज हम पढ़ेंगे। तापांतर के बारे में इस फिगर के माध्यम से, इन कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के माध्यम से आज पृथ्वी पर हम तापांतर के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे कैसे बारिश होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे कैसे जीव होते हैं। इस चीज से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 अंश से नीचे और भूमध्य रेखा को लेकर के सब लोग यहाँ पे अपना अटेंशन रखेंगे। यहाँ अटेंशन रखेंगे जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखने में व्यस्त नहीं रहेंगे। पहले आप लोग समझेंगे बेहतर तरीके से। एक बार अगर समझ लिया तो समझ लो कि आप लोगों को पूरा का पूरा आप यहीं पे पढ़ लोगे। ध्यान दीजिए, ये भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश जो है ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के बीच में है। 23.5 अंश ऊपर और 23.5 अंश नीचे, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ और नीचे दक्षिण दिशा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय जोन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? ये उष्णकटिबंधीय जो ये वाला क्षेत्र है, ये भी क्या है? उष्णकटिबंधीय। ये भी आपका उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उष्ण मतलब होती है गर्मी। ये बिल्कुल गर्म क्षेत्र है। कैसे है? गर्म क्षेत्र है। क्यों गर्म क्षेत्र है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बताया जाएगा। ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री से ऊपर मतलब कर्क रेखा से ऊपर और आर्कटिक वृत्त से नीचे का जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री से नीचे, ये कहलाता है शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्ण ये कैसा क्षेत्र है? ये कैसी जमीन है?
शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत धन उष्ण, शीतोष्ण गुण स्वर संधि हो जाती है। यहाँ ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है। अपना भारत देश इसी वाले रीजन में है, यहां से लेकर ऐसे ऐसे कर्क रेखा उसके बीच से होकर गुजरती है, भारत के मध्य प्रदेश से होकर। तो भारत में ठंडी भी पड़ती है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और ये बर्फ जोन है, बर्फ क्षेत्र, बर्फीला है, मतलब शीत कटिबंधीय, ये बर्फीला क्षेत्र है। ये जो 66.5 डिग्री से ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। आ गई बात समझ में? आ गई? ये हम धरती पढ़ रहे हैं, धरती का भाग पढ़ रहे हैं। अब हमें मालूम है कि हमें जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप पर जब हम ग्लोब पढ़ेंगे, तो ग्लोब पर हम ये पढ़ेंगे कि हमारा भारत कहाँ पर सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? हमारा भारत यहाँ पे सिचुएटेड है। अगर हम ये देखें थोड़ा सा, ग्रीनविच जो लाइन है, प्रथम यामोत्तर लाइन भी इसे कहते हैं, और इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ये लाइन देशांतर रेखा में होती है, जो सबसे बीच की है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित करती है, लेकिन जो ग्रीनविच लाइन है वो हमारे धरती को पूर्व और पश्चिम के भाग में विभाजित करती है। तो ये वाला पार्ट हो गया पूर्व, दक्षिण दाहिने हाथ की तरफ इधर घूम गए, दाहिने हाथ की तरफ दिशा है पूरब, बाएं दक्षिण कहलाती है। धन्यवाद। देखो ये अच्छा पढ़ाने का नतीजा है, चाहे आ गई। चलो, तो दो भागों में बांट दिया। तो हमारा जो भारत है ना, देखो यहाँ पे एक चीज और आप समझ सकते हो कि इस पूरी पृथ्वी पर, ये जो जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो जो हमारा महान भारत है, जो हमारा भारत देश है, वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इस वाले बीच से, ये जो देशांतर रेखा है लॉन्गिट्यूड, तो बीच वाली लॉन्गिट्यूड से पूरब है, बीच वाली लॉन्गिट्यूड से पूरब की ओर है। लेकिन भूमध्य रेखा लैटिट्यूड से उत्तर की ओर है। और जो ये लैटिट्यूड है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इससे उत्तर है और इससे पूरब है, मतलब इस वाले भाग में है। अब उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की देख लेंगे। तो भारत, ये हम पढ़ते हैं 23.5 अंश पे, भारत 23.5 अंश जो रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, सॉरी कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, मतलब भारत यहाँ पे है ना। ऐसे हम सभी देशों का पता कर लेंगे, यहीं से बैठे बैठे नहीं जाएंगे, लेकिन हम सभी देश की स्थिति देख लेंगे कि कौन सा कहाँ पर है और कौन से देश में क्या मौसम होगा, कैसी जलवायु होगी, कैसा मौसम चल रहा होगा, रात होगा कि दिन होगा, कितने बजे होंगे, ये सारा कुछ इसमें से हम पता कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? गुड, चलिए आगे चलें। इसमें कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? आंख बंद करो। ये पूरी इतनी बड़ी पृथ्वी जिसमें नदी, पहाड़, तालाब, झरने, हवा, गैस, वायु, इसके ऊपर चांद, सूर्य, तारे, सब कुछ है। आंख बंद करो, आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है। ये इस पृथ्वी को हम यहाँ बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम इंसान हुए हैं, हम मानव हुए हैं और हम इस धरती के बारे में जान रहे हैं। पशु, मनुष्य भी एक तरह का पशु है, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो हमसे हारे हुए हैं। चलो नेक्स्ट, कितनी बात समझ में आ गई?
थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बड़े आराम से इसको वीडियो को वॉच करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये आपका ये हमारा भगवान है, यही हमारा भगवान है जो पृथ्वी पर जीवन को चलाता है, जिसके ग्रेविटी की वजह से, जिसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारी पृथ्वी इस वायुमंडल में, इस अंतरिक्ष में, इस शून्य जगह पर टिकी हुई है। यही हमारा सूर्य है, यही हमारा भगवान है जो हमें प्रकाश देता है, इस धरती को अंधकार से बाहर निकालने का काम करता है। प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सही बात है। अगर इसको आप प्रयोग करना चाहें तो आप प्रयोग इसका कर सकते हैं कि कैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अभी हम बात यहाँ पे जिस टॉपिक पर कर रहे हैं उस टॉपिक की बात करेंगे। अब अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक प्रकाश के चलने में, यहां प्रकाश के चलने में देखो, यहां प्रकाश जा रहा है पृथ्वी के पास, पृथ्वी पर आ रहा है यहां, और प्रकाश यहां जा रहा है, सीधी रेखा में चलेगा प्रकाश, यहां जा रहा है, यहां भी प्रकाश जा रहा है, यहां भी जा रहा है। आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है? आप लोगों को कुछ फर्क समझ में आ रहा है? कुछ फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो प्रकाश अगर इस छोर की तरफ जा रहा है, भूमध्य रेखा के पास जाने में प्रकाश को सूर्य से कम दूरी तय करनी पड़ रही है, कम दूरी तय करनी पड़ रही है। यहां से इतना चला पहुंच गया, लेकिन अगर उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश को जाना है तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है ना। इवन यहां तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा है, इस वाले क्षेत्र में प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा है। इस वजह से यहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। आई बात समझ में? यहां ज्यादा ठंडी क्यों रहती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, या बहुत कम मात्रा में पहुंच पा रहा है। आगे बात समझ में? प्रकाश को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। समझ में आया? ध्यान दीजिए, अब अगर ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है तो ये वाले क्षेत्र में भयंकर गर्मी पड़ती है। क्या होता है? क्योंकि यहां सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत पड़ता है, सीधे पड़ता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है। अब इस भाग को हम दो भाग में बांटते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, ये देखो, तो उष्णकटिबंधीय का जो उत्तरी गोलार्ध में है, ये वाला भाग, ये वाला देखो, मैंने दो भागों में बांटा है। आप लोगों का ध्यान कहीं और है। मैंने कहा कि अगर समझाया जा रहा है बोर्ड पर, तो बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, और आप सिर दबा लिए नीचे कॉपी पर, तो फिर मैं बताने का क्या मतलब है? तब तो बुक में लिखा हुआ है। तो ये जो भाग है, दो भागों में अगर हम बांट दें, तो उत्तरी गोलार्ध का नीचे वाला 23.5 अंश में नीचे वाला भाग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का नीचे वाला भाग, और इस दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय का ऊपर वाला भाग, यहां विकट गर्मी रहेगी। क्यों? अब ध्यान दीजिए, गर्मी और ठंडी में क्या, इसमें फर्क क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं,
किधर बढ़ते जाते हैं? ध्रुवों की ओर। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, तापमान क्या होता है? कम होता जाता है। मतलब अगर आप यहां से और ध्रुव की ओर जाएंगे, पोलर रीजन की ओर जाएंगे, तो जो तापमान है, तापमान क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर को हम टी बस लिख देते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? माइनस होने लगता है। क्या होने लगता है? माइनस। भूमध्य रेखा से, यहां ध्यान दीजिए, पृथ्वी के बीच से आप अगर पोल की तरफ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो तापमान क्या होगा? घटेगा। तापमान क्या होगा? कम होगा। और उसी तरह से यहां भी यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगे भूमध्य रेखा से, तो भी जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो डिक्रीज होगा, मतलब माइनस में जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब आप यहां पहुंचेंगे, पोलर रीजन पर पहुंचेंगे, तो तापमान बिल्कुल कम हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जब हम पोलर रीजन से, जब हम ध्रुवीय प्रदेश से, ध्यान दीजिए, जब हम ध्रुवीय क्षेत्र से, ध्रुवीय प्रदेश से जब हम भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं, भूमध्य इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं, जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलने लगते हैं, तब तापमान बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हम भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ता है और सूर्य के प्रकाश को भूमध्य रेखा में पड़ने में कम दूरी तय करनी पड़ती है। समझ में आया? yes, कोई डाउट? no, कोई डाउट? no, समझ में आ रहा है? yes, सबको समझ में आ रहा है? yes, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम यहां से पोल से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से, ऐसे ही जैसे हम दक्षिणी ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़े, वैसे ही उत्तरी ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, तो तापमान क्या होगा? हाँ, धन्यवाद, बढ़िया। तापमान प्लस होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा की तरफ आने में तापमान बढ़ता है और भूमध्य रेखा से दोनों तरफ जाने में, ऊपर की तरफ जाने में, पृथ्वी के पोल की तरफ जाने में तापमान नहीं। समझ में आया? प्रियंका नहीं समझ में आया? आ रहा है? बढ़िया, गुड। इतनी बात समझ में आ गई? yes, sir। चलो नेक्स्ट चले। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, सबसे ज्यादा बारिश भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? भूमध्य विषुवत रेखीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऐसा क्यों? मतलब दिन भर में एक बार तो वहां बारिश हो ही जाएगी, दिन भर में एक बार बारिश हो ही जाएगी। ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, इसमें दिन भर में एक बार बारिश हो ही जाएगी। देखो भारत में अगर आप तमिलनाडु, चेन्नई चले जाओ, वहां 12 महीने खेती धान की होती है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। धान की खेती तभी होगी ना जब बारिश ज्यादा होगी। अब जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है तो मालूम कि धान की खेती होती है कि नहीं? yes, देखो फसलों का भी पता चल गया कि कैसी फसल होती है। yes, नहीं पता चला? है ना? चलो, तो यहाँ पर जो एनुअल सालाना बारिश होती है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, वार्षिक बारिश जो होती है, यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से लेकर
140 सेंटीमीटर तक वार्षिक प्रेसिपिटेशन होती है। 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर वार्षिक। सालाना बारिश जो है वो कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर से लेकर के 140 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर। क्यों होती है? यहाँ ज्यादा बारिश क्यों होती है? बारिश होने का कारण क्या है? देखो, जो पानी होता है, क्या पानी जो पानी होता है, पानी वाष्प बन के, जब गर्मी ज्यादा होती है तो वाष्प बन के पानी उड़ता है, वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है। और जब वाष्प बन के पानी उड़ता है तो ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे करके ठंडा होता है। जब वाटर वेपराइजेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है पानी का, भाप बन के उड़ गया, फिर क्या होगा? वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। ठंडा होगा, उसे कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। संघनन मतलब ठंडा होगा तो धीरे धीरे बूंदों के रूप में आ जाएगा। आप लोगों ने कुकर में देखा होगा, या कोई दाल चावल बन रहा हो, ऊपर से ढक्कन दो तो देखो उसमें बूंदे 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 इकट्ठा हो जाती है, हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है। बादल जो वाष्प बन के भाप, जो पानी भाप बनकर ऊपर गया, धीरे धीरे करके ठंडा हुआ, और ठंडा हुआ तो छोटी छोटी बूंदे के रूप में ले लिया, और वही बादल काले दिखने लगते हैं। जब वो पानी बूंदे बन जाती हैं तो वो कैसे दिखने लगते हैं? काले कलर के बादल दिखने लगते हैं, है ना। और जब वो बूंदे आपस में, वजन उनका मास बढ़ने लगता है, तो वो बूंदे आपस में ज्वाइंट होती हैं, तो उनका वजन बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे करके वो वहां से चूना चालू कर देती हैं, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, बारिश होने लगती है ना। तो यहाँ पर जब सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है, तो जब बादल ठंडे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। चलो, अब एक चीज जान लो, यदि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी है, ये वाला जो बेल्ट है, जो मैंने 23.5 डिग्री को 2 भागों में बांट दिया, इस वाले बेल्ट में सबसे कम जनसंख्या है। इस वाले बेल्ट में जनसंख्या सबसे कम है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल भूमध्य रेखा के दोनों निकटवर्ती इलाकों में जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना इज वेरी लेस दैन, बहुत कम, बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज गोइंग ऑन वेरी हाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये वाला बेल्ट, इसका पूरा बेल्ट नहीं, उष्णकटिबंधीय का पूरे बेल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है। ध्यान दीजिए यार, ध्यान से देखिए। उष्णकटिबंधीय को 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में मैंने 4 भाग बना दिए। अभी 2 भाग बनाया था, फिर 2 भाग को भी 2 भागों में बांट दिया। तो जो ये वाला क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा के सबसे पास है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ये वाला भाग बिल्कुल टॉरिड जोन होता है, एकदम हॉट, गर्म। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है मिनिमम टू मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच? 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जहां पर रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत कम जीव यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि इस वाले क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या है। इस वाले क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। अगर यहाँ पर जो महासागर इस वाले क्षेत्र में है, जो महासागर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, वो कैसा महासागर होगा? हाँ, वेरी गुड, बढ़िया। वो गर्म महासागर होगा, क्योंकि वहां धूप बहुत ज्यादा पड़ेगी ना, है ना, वो गर्म होगा। अब देखो, इसमें यहाँ की जीवन के बारे में आप पढ़ रहे हो, यहीं पे पढ़ ले रहे हो कि कैसा होगा क्या। ध्यान से समझो, सब समझ में आ जाएगा और आप लिख लोगे।
यहाँ का तापमान कितना होता है, और सालाना वार्षिक बरसात कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर से लेकर 140 में सेंटीमीटर तक वार्षिक बरसात होती है इस वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, या विषुवतीय क्षेत्र, या भूमध्य रेखीय क्षेत्र, या इक्वेटरल एरिया। आ रही बात समझ में? जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है फॉर एडाप्टेशन, अनुकूलन के लिए। बाल जो होता है ना बेटा, वो बहुत गर्म होता है, गर्म होता है कि नहीं? गर्ल्स ज्यादा जानती होंगी बाल के बारे में, लंबे लंबे बड़े बड़े बाल रखती है, तो जब गर्मी आती है ना तो बाल जब ज्यादा होते हैं, इसलिए उसको अच्छा बढ़िया टाइट करके और बांध के रखती है। बाल बहुत गर्म होते हैं। जैसे ठंडी के दिनों में आप कंबल का यूज करते हो, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, क्यों? गर्मी के लिए। तो वो काहे के बने होते हैं? बाल के ही बने होते हैं, है ना? तो ये बाल जो है, तो बाल के बने हुए, ऊन के बने हुए कपड़े जो है हम इस्तेमाल करते हैं ठंडी के समय में, गर्मी को बनाने के लिए, है ना? तो जब ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में अगर जो जानवर होंगे इस वाले क्षेत्र में, उनके बाल बहुत छोटे छोटे होंगे। अगर छोटे नहीं होंगे तो एक तो इतनी भयंकर गर्मी, और दूसरे उनके बड़े बड़े बाल, तो वो तो मर जाएंगे, एडाप्टेशन नहीं हो पाएगा, अनुकूलन नहीं हो पाएगा। इसलिए ईश्वर ने क्या किया है, प्रकृति ने क्या किया है, उनको बाल बहुत कम बना दिया है। उनकी चमड़ी जो है वो बिल्कुल चमड़ी में ही बाल चिपके होते हैं, बाल नथिंग होते हैं। ये जो क्षेत्र है, इक्वेटरल एरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं उनमें बाल बहुत कम मात्रा में होते हैं। दूसरी चीज, उनके अंदर एक और इम्पोर्टेंट होती है चीजें, उनको पानी संधारण करने की क्षमता होती है। वो बाथरूम बहुत कम करते हैं, बाथरूम बहुत कम करते हैं, यूरिन कम निकालते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर यूरिन निकाल देंगे तो पानी की स्कैर्सिटी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए यूरिन कम मात्रा में निकालते हैं, और पानी पीते ज्यादा है, लेकिन उनको स्टोर करके रखने के लिए शरीर में अंग होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ऊंट, जो रेगिस्तान में पाया जाता है, 30 दिन तक बिना वो पानी पिए रह सकता है। और अगर वो वॉशरूम करता है, जब पानी पर्याप्त देख लेता है तो पर्याप्त वॉशरूम करता है, वो यूरिन निकालता है तो 10 लीटर यूरिन निकाल देता है, ठीक है? तो वो साल भर का पानी स्टोरेज करके रख लेता है। तो यहाँ पर जो जीव होते हैं, पहली बात, जीव बहुत कम होते हैं इतने भयंकर गर्मी में, लेकिन जो जीव होते हैं वो इसके अनुसार अनुकूलन के हिसाब से होते हैं। इक्वेटरल एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो जीवन होता है, उन जीवों को, उन जानवरों को बाल बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। आप लोग वेस्ट इंडीज को, हम लोगों के देखे शरीर में रोए होते हैं, होते हैं ना? होते हैं रोए। आप जाके देखिए, जो अफ्रीकी लोग होते हैं उनके बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, एकदम सब चिकना होता है, उनको बाल होते ही नहीं। यहाँ सिर में भी हम लोगों के यहाँ इतने बड़े बड़े बाल पड़ जाते हैं, उनके यहाँ बाल बिल्कुल घुघराले कर्ली है, छोटे छोटे बाल होते हैं, क्योंकि ये एडाप्टेशन है। और जैसे जैसे आप ठंडी एरिया में पहुंचेंगे, वैसे वैसे बालों की मात्राएं बढ़ती जाएंगी। आप पोलर बियर जो इस वाले रीजन में आपको भालू मिलेगा या भेड़ी मिलेंगी, उनके ये लंबे लंबे बाल, अच्छे बढ़िया मुलायम मखमली बाल, उन्हीं के बाल काट के भेड़ों के, और हमारे यहाँ पर जो कंबल आते हैं बढ़िया, वो कंबल बनाए जाते हैं। तो जैसे ठंडे रीजन में जो जानवर होंगे, गर्मी रीजन में आप पढ़ लिए, यहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे, फ्लोरा तो हमने
फ्लोरा एंड फौना की हमने बात किया, वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन की हमने बात किया कि यहाँ पर पेड़ पौधे या जीव जंतु कैसे होंगे। तो जीव जंतुओं को, रेप्टाइल्स को मैंने बता दिया कि वो कैसे होंगे। आपको उनके पानी संधारण करने की, पानी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, वो पानी निकालेंगे कम, है ना, और उनमें बाल कम होंगे, ठीक है। और यहाँ पर यत्र तत्र कहीं पेड़ पौधे मिलते हैं जहां जलाशय होता है, जलाशय जहां पानी भरा होता है उसके किनारे किनारे पेड़ पौधे पाए जा सकते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, है ना। वहीं आसपास में ही झाड़ियों में पेड़ जो होते हैं ना यहाँ पे, वो कटीले होते हैं। यहाँ पर झाड़ीदार पेड़ पाए जाएंगे। अगर यहाँ पे जो जंगल पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, झाड़ीदार होंगे। उनकी पत्तियां पतली पतली होंगी, जैसे कि आप लोग आंवला की पत्ती देखे होंगे, या तो अपने यहाँ चिलबिल का पेड़ होता है उसकी पत्ती आप देखे होंगे, तो पतली पतली पत्तियां होंगी पेड़ों की, कांटों जैसी, जिससे कि पानी का वेपराइजेशन कम हो, बाष्पीकरण कम हो। जितना ज्यादा स्टोमेटा होगा उतना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक पानी में चली जाती हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, जिससे कि पानी की नमी को वहां से वो खींच सके। और नहीं तो कटीले पेड़ होते हैं जिससे कि वाटर का वेपराइजेशन कम हो, बाष्पीकरण कम हो। तो यहाँ पर आप समझ लिए बारिश कैसी होती है, यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे होते हैं, और यहाँ पर जीव जंतु कैसे होते हैं। आगे बात समझ में। अब जो आपका ये वाला क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को भी दो भाग में बांट दो, शीतोष्ण कटिबंधीय को भी दो भाग में बांटो। तो शीतोष्ण कटिबंधीय ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, जो ये, इसको छोड़ दो, ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन ध्यान देना, मतलब 23.5 से ऊपर और 66.5 से नीचे के भाग को हमने दो भाग में विभाजित कर दिया है। तो जो ये वाला भाग है, ये इस भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, चाहे जानवर हो और चाहे पशु, सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि रहने लायक, अनुकूलन के लायक पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 और 66.5 का मिडिल पार्ट, इसका अपर पार्ट ऊपर वाला, और दक्षिणी गोलार्ध में नीचे वाला भाग 23.5 और 66.5 के बीच का, ये अनुकूलन के लिए बहुत सुपर जगह है। यहाँ अच्छा जनसंख्या की वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ का तापमान नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यहाँ पर नॉर्मल बारिश होती है, नॉर्मल ठंडी, नॉर्मल गर्मी, ठंडी गर्मी दोनों, यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं पाई जाती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इस वाले क्षेत्र में रहते हैं। देखो, एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है ना। यूरोप यहाँ पर है, ये वाले क्षेत्र में यूरोप है, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है। लेकिन भूमध्य रेखा से जो नीचे वाले भाग हैं वहाँ जनसंख्या कम है। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के कुछ भाग में, निचले वाले भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जनसंख्या बहुत कम है। अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है। लेकिन आप बाकी यूरोप में देखो, अफ्रीका महाद्वीप के अपर पार्ट में देखो, आप एशिया महाद्वीप में देखो, है ना, और अंटार्कटिका में और भी कम जनसंख्या है, बिल्कुल नथिंग, न के बराबर, क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर ठंडी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर जीव जो होते हैं वो सामान्य प्रकार के होते हैं। उनके बाल भी होते हैं, न ज्यादा बड़े होते हैं न ज्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि उनको ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए बाल की जरूरत भी है, और गर्मी भी पड़ती है तो बाल कम भी होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो सब, देखो, इस प्रकृति ने बनाया है ना, तो वो जैसा वहाँ का जलवायु है, जलवायु के आधार पर लोग भी होते हैं। आ रही बात समझ में?
तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से क्षेत्र में होती है, ध्यान दो, 23.5 अंश के अपर वाले पार्ट में और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश लोअर पार्ट में जनसंख्या का निवास सबसे ज्यादा होता है। और ये वाले बेल्ट जो है ये बिल्कुल शीतकालीन बेल्ट होते हैं, ठंडी वाले बेल्ट होते हैं। कैसे होते हैं, ठंडी वाले बेल्ट होते हैं। यहाँ जो है, यहाँ जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, गर्मी और ठंडी दोनों, यहाँ पर साल में बारिश 110 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 110 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मतलब नॉर्मल 110 से 120, और अगर मिनिमम टू मैक्सिमम ले तो 90 से 120 तक बारिश हो जाती है। 90 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक बारिश इस वाले क्षेत्र में हो जाती है। यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे जंगल भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त गर्मी, ठंडी, बरसात सब कुछ बराबर मिलता है ना। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें सबसे कम बारिश होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, मतलब ना के बराबर बारिश होती है, बिल्कुल ना के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपराइजेशन हो ही नहीं पाता। जब वो टेम्परेचर 100 डिग्री अबाउट या जब वाष्पीकरण होगा तब न बारिश होगी। जब पानी भाप बनकर ऊपर जाएगा ही नहीं तो वो ठंडा कहाँ से होगा, वो ऑलरेडी ठंडा हुआ रहता है तो बर्फ जमा रहता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ पर जो पेड़ जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं के बड़े बड़े बाल होते हैं, वो पानी कम पीते हैं, कम पानी पीने की आवश्यकता ही होती है उनको। पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और वैक्सी होती हैं, मतलब मोम लिपटा हुआ, जैसा लगता है चिकनी 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 चिकनी, जैसे तेल में डूबी हुई हो, ऐसी पत्तियां होती हैं। क्यों ऐसी होती हैं? जिससे कि बर्फ के कारण उनको नुकसान ना हो। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से आज का ये क्लास आपकी यहीं पर ओवर होती है। इतनी चीजें आप रिवीजन करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये ठीक आपको बेहतरीन समझ में आएगी। इसको नोट कर लो, आप नोट डाउन करो। थैंक यू वेरी मच।